यह जौनसारी जनजाति पार्ट 2 का वीडियो है। अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा तो एक बार पार्ट 1 को देख लीजिएगा। पार्ट 1 में हमने जौनसारी शब्द की उत्पत्ति, जौनसारी शब्द का इतिहास और उनकी अर्थव्यवस्था, उनकी सामाजिक व्यवस्थाओं को समझा है बहुत अच्छी तरीके से। सामाजिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत हमने विवाह को भी समझा था। उसमें हमने 3 प्रकार के विवाह को समझा था। ठीक है, पहला जो विवाह था हमारा वेविकी विवाह, जिसको हम बेवा का विवाह भी कहते हैं। दूसरा बोई दूध की विवाह, तीसरा बाजदेव विवाह। ये विभिन्न प्रकार के विवाह को हमने उसमें समझा था। ठीक, शुरुआत करते हैं हम दूसरी वीडियो की। तो जौनसारी जनजाति की विवाहिक संरचना को हम समझेंगे। जौनसारी जनजाति में विवाह का जो विशेष है वो यह है कि दुल्हन पक्ष को बारात लेके जानी पड़ती है वर पक्ष के वहां। दुल्हन ले जाती है बारात वर पक्ष के वहां। ठीक है, और साथ ही विवाह से पहले कन्या को ध्यांति कहा जाता है। विवाह से पहले कन्या को ध्यांति कहा जाता है, मतलब उसके पिता के घर में जहां से वो अपना काम करना सीखती है, अपने घर गृहस्थी का कारोबार करना सीखती है। ठीक है, और साथ ही शादी के बाद कन्या को रेयांती कहा जाता है। जब वो अपने पति के घर चले जाती है तो फिर उसे रेयांती कहा जाता है। ठीक, एक शब्द आ रहा है खीत। खीत या छूट। खीत या छूट है क्या? देखिए, जौनसार समाज में महिलाओं और पुरुष दोनों को एक दूसरे को तलाक देने का समान अधिकार है। अगर महिला अपने पति के साथ खुश नहीं है या किसी अन्य पुरुष से वो विवाह करना चाहती है या दोनों पति पत्नी के मध्य कोई विवाद है तो ऐसी स्थिति में महिला अपने पति को तलाक दे सकती है, जिसको हमने खींच या छूट कहा। खींच या छूट एक वैवाहिक विच्छेद है, वैवाहिक बंधन से मुक्त होना। कभी परीक्षा में पूछ लेगा कि खींच और छूट क्या है, तो इसका सीधा उत्तर होगा जौनसार समाज में एक तलाक है। ठीक, वैवाहिक विच्छेद है, वैवाहिक बंधन से मुक्त होना, जिसको हमने कहा खींच और छूट। लेकिन खींच और छूट में महिला तो अपने पति को तलाक दे सकती है, लेकिन जो उसका नया पति होता है, नया पति उस महिला के पुराने पति को कुछ रकम देता है, कुछ छूट के रूप में उसको कुछ पैसे देता है। ठीक है, पंचों के सामने में कोई विशेष व्यवस्था करके यह छूट प्रक्रिया पूरी की जाती है। नेक्स्ट है हमारा खुमरी। खुमरी देखिए, जौनसार समाज में पहले एक प्राचीन ग्राम न्यायालय हुआ करती थी, ग्राम पंचायत खुमरी, जो कि अलग अलग स्तर पर थी। खुमरी मुख्यतः 5 प्रकार की खुमरी हुआ करती थी। ठीक है, परीक्षा में पूछेगा कि खुमरी कितने प्रकार की थी, तो इसका आपको उत्तर देना पड़ेगा 5। देखिए, एक ग्राम की खुमरी, अलग अलग स्तर पर। ग्राम की खुमरी को हमने ग्राम खुमरी कहा। अंतरग्राम, 2 गांवों के मध्य की खुमरी को अंतरग्राम खुमरी। ठीक, फिर खत की खुमरी, फिर अंतरखुद खुमरी, फिर क्षेत्रीय खुमरी। इस प्रकार से अलग अलग स्तर थे। जैसे आज के समय में पंचायती राज व्यवस्था के 3 अलग अलग स्तर है, वैसे जौनसार समाज में खुमरी के भी अलग अलग स्तर थे, 5 स्तर थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं गांव की खुमरी की, ग्राम खुमरी। जो ग्राम खुमरी हुआ करता था उसका मुखिया ग्राम सयाना कहलाता था। ठीक, वैसे खत के मुखिया क्या, खत मुखिया, खत सयाना। ठीक है, और खुमरी में न्यायिक व्यवस्था को देखते हैं। जब वादी और प्रतिवादी दल न्याय के लिए खुमरी में जाया करते थे तो ये इनको वहां पर को उपस्थित सयाना और पंचों के लिए भोजन की भी व्यवस्था करनी पड़ती थी। ठीक है, मदिरा की व्यवस्था करनी पड़ती थी। ठीक, एक शब्द आ रहे हैं उनको उष्टाना और विष्टाना। उष्टाना और विष्टाना है क्या? देखिए, खुमरी द्वारा वादी और प्रतिवादी पक्ष पर वसूला जाने वाला जुर्माना उष्टाना और विष्टाना है। ठीक, अब उष्टाना, एक शब्द इसमें उष्टाना है। उष्टाना है क्या? जब खुमरी पंचायत दोनों पक्ष में न्याय दे देती थी, फिर दोनों पक्ष उस न्याय को मानने में आनाकानी करते थे, तो ऐसी स्थिति में दोनों पक्षों से वसूला जाने वाला जुर्माना उष्टाना था। और पराजित दल, जब न्याय के बाद जो अपराधी दल है, अपराधी पक्ष से वसूला जाने वाला जुर्माना विष्टाना कहलाता था। ठीक, अगर सामान्य तौर पर परीक्षा में पूछ लिया जाएगा तो हम इसको सामान्य तौर से ऐसा कह सकते हैं कि खुमरी द्वारा वादी और प्रतिवादी पक्ष पर वसूला जाने वाला जुर्माना क्या, हमारा उष्टाना और विष्टाना। ठीक, नेक्स्ट हमारा दूणाउट। दूणाउट देखिए, खुमरी में एक न्यायिक व्यवस्था है। जौनसार समाज के अंतर्गत खुमरी में एक न्यायिक व्यवस्था है, दूणाउट। ठीक, दूणाउट। अब ये किस प्रकार की व्यवस्था है इसको समझिए। देखिए, जौनसार समाज में जब न्याय के लिए वादी और प्रतिवादी न्याय के लिए खुमरी में जाया करते थे तो इनको अपने साथ एक बकरा ले जाना पड़ता था, दोनों पक्ष को, वादी को भी प्रतिवादी को भी। ठीक, एक एक बकरा लेके वहां पर उपस्थित सयाना और पंचों के सामने में उपस्थित होते थे, और उसके बाद फिर सयाना इनसे अपने अपने बकरी में थोड़ा थोड़ा पानी डालने के लिए कहता था, और ऐसी स्थिति में जिसका बकरा जल्दी झटपटा के अपराधी उसे मान लिया जाता था।
ठीक है, कुछ इस प्रकार की व्यवस्था थी जिसको हमने देवी न्याय व्यवस्था की कहा है। ठीक है, खामियां थी, खुमरी पंचायत में खामियां बहुत अधिक थी। ठीक है, परंतु इसमें अच्छी बात क्या थी, इसमें लोग भावनात्मक रूप से जुड़े हुए थे। ठीक है, यहाँ तक कि माना जाता था कि अगर खुमरी की कोई न्याय व्यवस्था को नहीं मानता है तो उसको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था। ठीक, धर्म को समझते हैं हम जौनसारी समाज में, जौनसारी समाज में धर्म। ठीक है, जौनसार समाज में धर्म संपूर्ण जो जौनसारी हिंदू धर्म को मानते हैं। देखिए, जो जौनसारी जनजाति है उनकी संस्कृति, उत्तराखंड देख रहे हैं आप, उत्तराखंड से बिल्कुल हटके है जौनसार समाज की संस्कृति, एक विशिष्ट है। मैं तो उत्तराखंडी नहीं, संपूर्ण भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो जौनसार जनजाति की संस्कृति की एक अलग ही चमक है। ठीक, तो देखते हैं जौनसारी जनजाति के देवी देवताओं को समझते हैं एक बार। जौनसारी जनजाति का जो मुख्य देवता है महासू है। ठीक है, महासू है जिसके 4 रूप हैं, वासिक, बोठा, पावसी और चोलता, तथा इनकी माता देवलाड़ी। ठीक है, वासिक, बोठा, पावसी और चोलता, और इनकी माता है देवलाड़ी, ये है महासू। अब लेकिन एक बार महासू का हम इतिहास में देख लेते हैं, ऐतिहासिक तथ्यों को देख लेते हैं। देखिए, प्राचीन समय में जौनसार बाबर का जो क्षेत्र देख रहे हैं आप, ये इस जौनसार बाबर क्षेत्र में पहले किरमिर नाम के एक राक्षस का बहुत भयानक आतंक था। क्षेत्र की जनता परेशान थी। ठीक है, और एक सामू शाह नाम का एक शासक भी था। किरमिर नामक राक्षस और एक सामू शाह नाम के शासक का बहुत अधिक आतंक था। तो यहाँ के लोगों को बहुत परेशान होने के बाद यहाँ के लोगों ने कश्मीर से जाकर वहां के महासू भाइयों से मदद मांगी। महासू भाई इस क्षेत्र में आए, जौनसार बाबर क्षेत्र में आए, और महासू भाइयों ने उस किरमिर नामक राक्षस का अंत कर दिया और यहाँ के क्षेत्रवासियों को उस आतंकी शासक से मुक्ति दिला दी। और उसके बाद ये तीनों, वासिक, बोठा और पावसी, इसी क्षेत्र में स्थापित हो गए। ठीक, और इनके इसके बाद यहाँ इनकी पूजा होनी प्रारंभ हो गई। फिर किरमिर नाम के राक्षस का अंत करने के बाद महासू भाइयों ने सामू शाह का भी अंत कर दिया। ठीक है, इन्होंने यहाँ बहुत अच्छे कार्य किए। इनके तीनों स्थान भी नियत कर दिए गए, यही स्थापित हो गए। बचे हमारे चोलदार। बताया जाता कि इनकी माता जो देवलाड़ी थी, चोलदा के लिए कोई स्थान नहीं बचा था, तो देवलाड़ी जो इनकी माता थी, उन्होंने चोलदा को कहा कि आप लोक कल्याण का कार्य करेंगे, आप जगह जगह स्थान में इधर उधर जाते रहेंगे और लोक कल्याण का कार्य करेंगे। इसलिए जो चोलदा है, चोलदा को हम चलायवान देवता कहते हैं, इधर उधर चलते रहने वाले देवता। ठीक, जौनसार समाज में देखिए आप, वासिक, बोठा, पावसी, चोलदा और देवलाड़ी, इन सभी का सम्मिलित रूप को हम महासू कहते हैं। ठीक है, इन सभी के सम्मिलित रूप को हम महासू कहते हैं, महान देवता। ये जो महासू, ये कोई उत्तराखंडी में नहीं, हिमाचल प्रदेश में भी पूजा जाने वाला क्षेत्र है। मैंने बताया था कि जो ये क्षेत्र है पहले हिमाचल प्रदेश का भाग था। ठीक है, जो हमारे जौनसार बाबर क्षेत्र की संस्कृति देख रहे हैं, संस्कृति, यहाँ की जो विशिष्ट भाषा, वेशभूषा, यहाँ के तीज त्योहार हिमाचल प्रदेश से मिलते जुलते हैं। ठीक, महासू जिनके मंदिर अलग अलग स्थानों में है। ठीक है, जौनसार समाज में महासू के मंदिर आपको देखेंगे। हनौल में है एक महासू का मंदिर, यहाँ पे क्या हनौल। और अन्य देवता को समझते हैं पांचों पांडव। ठीक है, जौनसार बाबर क्षेत्र में द्वापर युग में पांडवों का संबंध इस क्षेत्र से रहा है, जौनसार बाबर क्षेत्र से। बताया जाता है कि जब पांडव अज्ञातवास के लिए आए थे, यहाँ देहरादून जौनसार बाबर क्षेत्र में एक बैराटगढ़ है। बैराटगढ़ में राजा विराट के वहां पांडवों ने निवास किया था अज्ञातवास में। ठीक, और पांडव की जीवनकालीन संस्कृति इस समाज में दिखती है। ठीक है, अपने को पांडव वंशज मानते हैं ये लोग। तो उस बैराटगढ़ में सास्य दिखते हैं। ठीक है, सास्य हैं, पांडव कालीन सास्य। ठीक है, वहां उनके शस्त्र अस्त्र आदि के उसमें सास्य मिलते हैं। और इस क्षेत्र के लोग, जौनसार बाबर क्षेत्र के लोग पांडवों के उपासक भी हैं, बहुत अधिक मात्रा में पांडव के उपासक हैं। महासू से भी ज्यादा पांडव के उपासक है जौनसार बाबर के लोग। जैसे महासू के मंदिर आपको देखेंगे तो 10, 12, 15 गांव में एक मंदिर मिलेगा, लेकिन पांडवों के मंदिर आपको प्रत्येक गांव में आपको पांडवों के मंदिर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अभी देखेंगे हम पांडव की जीवन जो संस्कृति है जौनसार समाज में पूरा अभी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा, इनकी माता कुंती भी इनकी देवी है। ठीक है, कुंती
भद्राज देवता जैसे कि हमारे मौसम के देवता हैं और पशुओं के देवता हमारे भद्राज देवता। पोखु देवता, जौनसारियों के पोखु देवता भी हैं, इनके डराने वाले खास तौर पे रायपुर सॉरी रवाई जौनपुर में। ठीक, पोखु देवता जो कि डराने वाले और न्याय के देवता है। जैसे हमारे कुमाऊं के देवता हमारे गोलू देवता हैं, गोलू देवता के समान हमारे पोखु देवता भी हैं। दुर्योधन, जौनसार समाज में देखिए बहुत अचंभित कर देने वाली संस्कृति है जौनसारियों की। एक तरफ तो पांडवों की पूजा होती है और दूसरी तरफ जो जौनसार क्षेत्र है, जौनसार क्षेत्र में देखिए पांडवों की पूजा, वो अपने आप को पांडव के वंशज मानते हैं, पांडव के उपासक हैं। और जो बावर क्षेत्र है, बावर क्षेत्र के कुछ लोग अपने आप को कौरवों के वंशज मानते हैं, दुर्योधन की पूजा करते हैं, कौरवों की पूजा करते हैं। ठीक है, जौनपुर रवाई क्षेत्र में दुर्योधन आदि देवताओं की पूजा होती है। ठीक है, महाभारत कालीन द्वापर युग से क्षेत्र का संबंध रहा है। और हनौल, लाखामंडल, थैना, कालसी इनके प्रमुख तीर्थ स्थल है। हनौल महासु देवता का मंदिर है। लाखामंडल में देखिए बताया जाता है कि लाखामंडल में कौरवों ने पांडवों के लिए लक्षागृह बनवाया था। ठीक, लक्षागृह जिसके नाम पर ही लाखामंडल पड़ा, ऐसा मानते हैं। लेकिन दूसरा मत और है, जब लाखामंडल में जब खुदाई करी गई तो वहां बहुत अधिक मात्रा में वहां मूर्तियां निकली, अधिकांश शिवलिंग भी निकलते वहां से। शिवलिंग कहा जाता है कि हजारों लाखों मूर्तियां शिवलिंग निकलने के कारण इसका नाम लाखामंडल रखा गया। थैना, कालसी इनके प्रमुख तीर्थ स्थल हैं। ठीक है, ऐतिहासिक स्थल है। आप यहाँ देखेंगे तो आपको इतिहास के साथ से मिलेंगे। कालसी को ही देख लीजिए, हमारा अशोक के शिलालेख भी मिलेंगे वहां आपको। ठीक है, बहुत अधिक मात्रा में यहाँ हमको ऐतिहासिक स्थल भी हैं यहाँ पांडव कालीन से संबंधित। प्रमुख पर्व, जौनसारी जनजाति का प्रमुख पर्व को समझते हैं। ठीक है, देवी देवताओं को हमने समझ लिया है, पर्वों को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा आप, आपको समझ में आ जाएगा। जागड़ा उत्सव देखिए एक बार क्या है, इसको समझ लेते हैं हम। जौनसार बाबर क्षेत्र में महासू देवता का एक विशेष धार्मिक उत्सव है हमारा जागड़ा उत्सव। इस दिन लोग रात भर जागरण करते हैं, महासू देवता की उपासना करते हैं, भक्ति संगीत करते हैं और दूसरे दिन सुबह महासू देवता को डोली या पालकी में बैठाकर भद्रीगाड़ एवं यमुना नदी ले जाया जाता है उनको स्नान कराने के लिए। लेकिन इसमें ध्यान इस बात का रखा जाता है कि महासू देवता को जिस समय डोली में ले जाया जाता है, फिर वो डोली को मंदिर से ले जाने से लेकर उनको स्नान कराने से लेकर पुनः मंदिर में स्थापित करने तक उस डोली को जमीन में नहीं रखा जाता है और उस डोली को बारी बारी से लोग अपने कंधे में रखते हैं। जब भद्रीगाड़ और यमुना नदी में महासू देवता को स्नान करा दिया जाता है, फिर पुनः मंदिर में स्थापित करने के लिए ले जाया जाता है, तो उस समय मंदिर का माहौल ही कुछ और होता है। स्थानीय लोग वाद्य यंत्रों के साथ महिलाएं बहुत अच्छे नृत्य करती हैं। ठीक है, उसके बाद व्रत वगैरह आदि की समाप्ति के बाद भोज वगैरह करते हैं। जागड़ा उत्सव। ठीक, नेक्स्ट है हमारा दियाई। जौनसार बाबर क्षेत्र के लोग दीपावली को दियाई के रूप में मनाते हैं। देखिए अनेक नाम है इनके, पहाड़ी दिवाली, बगवाल, बूढ़ी दिवाली, पुरानी दिवाली। बूढ़ी दिवाली को इगास भी कहते हैं। ठीक है, बूढ़ी दिवाली को इगास भी कहते हैं। अब ये जौनसार समाज में एक बहुत अलग है, जो कि हमारे उत्तराखंड और देश के संदर्भ में ही कुछ अलग संस्कृति नजर आती है कि दिवाली को राष्ट्रीय पर्व के एक माह बाद मनाते हैं। जौनसारी जनजाति दिवाली को राष्ट्रीय पर्व के एक माह बाद मनाती है। लेकिन ऐसा कैसे, इसका कारण क्या है एक बार समझते हैं। इसमें अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत जाते हैं। ठीक, बारी बारी से हम एक बार इनके मतों को समझेंगे। जौनसार समाज के लोगों का मानना है कि हम दिवाली को राष्ट्रीय पर्व के रूप में इसलिए बनाते हैं क्योंकि उस समय हम अपने कृषि कार्य में व्यस्त रहते हैं। उस समय उनकी कृषि के अनाज खेतों में बिखरे रहते हैं, बहुत अधिक व्यस्त होते हैं। ठीक, जिस कारण ये कहते हैं कि जब एक माह बाद हमको हमारे कृषि कार्य निपट जाते हैं, उसके बाद हम बहुत आराम से आनंद प्रिय होकर अपनी दिवाली बनाते हैं। ठीक, और भी मत है और विद्वानों का कहना क्या है, देखिए उनका कहना है कि दिवाली मतलब जब राम लंका विजय के बाद अयोध्या लौटे थे, उस समय समस्त देशवासियों ने दिवाली बनाई थी। परंतु जौनसार बाबर क्षेत्र एक दूरस्थ होने के कारण इस क्षेत्र में राम के अयोध्या वापसी की खबर बहुत देर में पहुंची। ठीक है, जिस कारण यहाँ दिवाली लेट में बनाई गई। और भी मत जाते हैं, कुछ मत जाते हैं कि कहा जाता है कि द्वापर युग में जिस समय यहाँ पांडव थे, पांडवों में से एक बार दिवाली के समय भीम युद्ध के लिए कहीं बाहर गए हुए थे। किसी राक्षस से भीम को युद्ध करना था अमावस्या के ही दिन, दिवाली के दिन। लेकिन भीम की अनुपस्थिति में ही पांडवों ने और इस क्षेत्र के किसी भी लोगों ने दिवाली नहीं बनाई।
परंतु जब भीम वापस आ जाते हैं उस राक्षस की हत्या करके, तब जाके यहाँ दिवाली बना गई। फिर यही परंपरा चल गई कहते हैं कुछ लोग। और भी मान्यता है, और मान्यता क्या है देखिए, कहा जाता है कि जो महसू भाई थे, महसू भाई ने जब सामू शाह की हत्या कर दी थी, सामू शाह जो कि एक आतंकी शासक था, उसकी जब हत्या हो गई थी तो इस क्षेत्र की जनता उस आतंकी शासक से मुक्ति हो गई थी, तो उन्होंने एक प्रकाश पर्व के रूप में इसको बनाया, जिसको हम दिवाली कह रहे हैं। ऐसे अलग अलग मत जाते हैं, ठीक है। अब लिखित शास्त्र क्या है ये कोई स्पष्ट नहीं है। अब दिवाली बनाई जाती है। अब दिवाली देखिए, दिवाली भी संपूर्ण देश और उत्तराखंड राष्ट्रीय दिवाली से कुछ अलग तरीके से मनाते हैं। पहाड़ी दिवाली का स्वरूप ही कुछ और है, जो अलग अलग चरणों में 5 दिन की दिवाली होती है जौनसार समाज में, अलग अलग चरणों में अलग अलग नामों से भी जानते हैं इसको, ठीक है। तो दिवाली के अवसर में किया जाने वाले भिन्न लोक अनुष्ठान, लोक उत्सवों को देखते हैं। दिवाली के अवसर पर अलग अलग नामों से भी अभी लोक उत्सव हमको देखेंगे, जैसे होलिया। एक बार दिवाली कैसे बनाते हैं एक बार इसको समझ लीजिए। जब दिवाली नजीक आती है, इनकी अमावस्या, राष्ट्रीय पर्व दिवाली के एक माह बाद वाले की जो अमावस्या आती है, तो उससे आने से पहले ये लोग अपने घरों की सफाई करनी शुरू कर देते हैं, रंगाई पुताई शुरू हो जाती है, ठीक है। पुरुष लोग मसाल जंगलों में जाकर भीमन की लकड़ी को काट के लाते हैं, मसाल बनाते हैं, ठीक है, जलाने के लिए। अभी आगे समझते हैं। महिलाएं अमावस्या से 7, 9, 11 दिन पहले ही हरियाली बोना शुरू कर देते हैं। एक पात्र में उसमें थोड़ा गेहूं और जौ मिलाकर उसमें हरियाली बोना शुरू कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद जब उनकी मसाले तैयार हो जाती हैं, ठीक, मसाले जब तैयार हो जाती है, वो जला के गांव का यात्रा करते हैं मसालों को जलाकर, ठीक है। पूरे गांव के लोग गांव की यात्रा करते हैं उन मसालों को जलाकर, और जिसको हम होलियात कहते हैं, ठीक है। मसालों को जलाने की जो परंपरा है उसको हम होलियात कहते हैं, ठीक। मसालों की यात्रा, ठीक, क्या है हमारा होलियात, उन मसालों की यात्रा को होलियात कहते हैं। फिर इस प्रकार से अलग अलग कार्यक्रम शुरू होते हैं। फिर एक शब्द आते हैं उनको बरात उत्सव। बरात उत्सव देखिए, जिस दिन इनकी मुख्य दिवाली होती है उस दिन जो महिलाओं ने हरियाली बोई हुई है उस हरियाली को काटते हैं और उन पांडवों के मंदिर जहां उनके अस्त्र शस्त्र रखे हुए हैं अपने देवी देवताओं को उस हरियाली को चढ़ाते हैं और एक दूसरे के कानों में भी रख के एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारा भिरुड़ी। देखिए भिरुड़ी है क्या। भिरुड़ी जौनसार समाज में जब दिवाली चल रही होती है, दियाई जिसको हम कह रहे हैं, बगवाल जिसको कह रहे हैं, जब ये चल रहा होता है तो उस समय एक निश्चित मात्रा में सभी गांव वालों से अखरोट जमा करे रहते हैं, जैसे 50, 100, 150, ठीक है, एक निश्चित मात्रा कर ली जाती है, सभी गांव वालों को अखरोट जमा करने होते हैं। अब जिस दिन भिरुड़ी का दिन होता है उस दिन लोग आते हैं शाम को किसी विशेष स्थान में, सार्वजनिक स्थल में, जहां को बहुत अधिक जन समूह इकट्ठा हो सके, वहां पर को जो गांव के युवक और युवतियां हैं उनके ऊपर अखरोटों की बौछार करते हैं। कोई विशिष्ट लोग किसी ऊंचाई वाले स्थान में जाकर अखरोटों की बौछार करते हैं और सभी लोग उन अखरोटों को पकड़ते हैं, बहुत अधिक से अधिक मात्रा में उन अखरोटों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। अब रही बात जो वृद्ध और बच्चे हैं, उन बच्चों को भी सामान्यतः बांट दिया जाता है, जिसको हम भिरुड़ी कहते हैं। भिरुड़ी में ये खास उत्सव है कि उसमें अखरोट फेंका जाता है, गांव वालों के ही द्वारा इकट्ठा किया हुआ अखरोट होते हैं, ठीक। ये समझ लिया हमने भिरुड़ी। और भिरुड़ी के दिन फिर पत्तेबाजी भी नृत्य होता है। पत्तेबाजी नृत्य समझते हैं आप, पत्तेबाजी नृत्य भी समझेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट उसमें और भांड एक शब्द आ रहा है। भांड बरात उत्सव के दिन, बरात जिस दिन हरियाली काटी जाती है अर्थात अमावस्या के दिन, भांड उत्सव के दिन बवाई घास द्वारा बनाई गई एक नाग पट्टी रस्सी से रस्सा कस्सी का आयोजन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप इस चीज को जान लीजिए, जो कि हमारे पर्वतीय क्षेत्र जैसे जौनसार बाबर क्षेत्र के लोग हैं, दिवाली को अलग अलग स्थानों में अलग अलग तरीके से बनाते हैं लोग, ठीक है, अलग अलग तरीके से बनाते हैं। अभी हम समझेंगे। ये रायपुर, ये जौनपुर की बात है। जौनपुर क्षेत्र में भांड बरात उत्सव के दिन, दियाई के दिन, ये लोग बवाई घास, जिसको हम बाबड़ घास कहते हैं, ठीक है, बाबड़ घास से एक रस्सी पिरोई जाती है, रस्सी बनाई जाती है और उसको दो पक्ष की ओर से उससे रस्सा कस्सी खेलते हैं, ठीक है। दोनों पक्ष की ओर से रस्सा कस्सी खेलते हैं। कहा जाता है कि एक तरफ गांव के लोग होते हैं, एक दूसरी तरफ मेहमान लोग होते हैं और उस रस्सी को खींच खींच कर तोड़ते हैं,
ठीक है, तब तक खींचते हैं जब तक वो टूट नहीं जाती है। और बताया जाता है कि जो रस्सी का जो पिछला भाग है, पूंछ वाला से नाक के प्रतीक के रूप में बनाई जाती है रस्सी। ठीक है, जो रस्सी बावड़ घास से बनाई जाती है, बवाई घास से जो रस्सी बनाई जाती है उसको नाक के प्रतीक के रूप में बनाई जाती है और उसको खींच खींच कर तोड़ दी जाती है। जो पूंछ वाली भाग होती है उसको यमुना नदी में फेंक दी जाती है और जो मुंह वाली, जो नाक के फन वाला सिरा होता है उसको लोग अपने घरों को ले जाते हैं। रस्सी के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं लोग उसको प्रसाद के रूप में भी बांट देते हैं। ठीक है, जिसको भाट कहा जाता है। और ये भी मान्यता है कि अगर ये रस्सी नहीं टूटेगी तो महासु देवता जी हमारे नाराज हो जाएंगे, रूठ हो जाएंगे। ठीक, रूठ जाएंगे। ये कुछ इस प्रकार का था। और देखिए जौनसार समाज में मैंने बताया कि दिवाली अलग अलग तरीके से बनाई जाती है। देखिए कहीं जानवरों की पूजा होती है दिवाली के दिन, बगवाल जिसको हम कहते हैं। उस दिन जानवरों को विशेष तौर पर उनकी पूजा होती है, उनके पैरों को धोकर उन पर हल्दी का टीका लगाया जाता है, उनके सींगों पर तेल मल के उनको चमकाया जाता है, उनके सींगों को। और जो इनकी खरीफ की फसल होती है उस समय खरीफ की फसल का पहला निवाला इनके जानवरों को देते हैं अपना। इनका मानना है कि जो कृषि कार्य में जानवर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हुई है, इसलिए हम जो हमारा अन्न है, अन्न का पहला निवाला हम जानवरों को देते हैं, जानवरों की पूजा करते हैं, धूप दिया बत्ती करते हैं। ठीक है, ये हो गया। और उनको विशेष पकवान भी खिलाते हैं जानवरों को। ये हो गया हमारा दिवाली का। दिवाली के दिन देखिए जो हौला मैंने एक बात बताई, हौला भिरुड़ी की लकड़ी से बनाया गया एक मसाल बनाते हैं ये लोग। जब मुख्य दिवाली होती है, एक मसाल की जो यात्रा करते हैं गांव के लोग, जब एक जन समूह में एक मैदान में इकट्ठा होते हैं तो ये एक भैलो खेल खेलते हैं। भैलो खेल समझिए, भैलो खेल, ये जो भैलो खेल आप किस प्रकार खेलते हैं, आप इस चीज को समझिए। जो भीमल की लकड़ी होती है, भीमल की लकड़ी की जो छाल निकालते हैं, छाल से रेसे निकालकर उससे एक रस्सी का आकार दिया जाता है। उस रस्सी में जो हमारी चीड़ की लकड़ी होती है, चीड़ की लकड़ी के जो जिससे हम आग जलाते हैं, ठीक है, चूल्हे में भी जलाते हैं, छिल्ला कहते हैं उसको। ठीक है, उसको फंसाया जाता है, उसमें पिरोया जाता है, फिर उसको जब जलाई जाती है उस रस्सी को एक मसाल जैसी बन जाती है। ठीक, फिर उस रस्सी को जो कि चीड़ की छिल्ले पर पिरोया हुआ है, ठीक, रस्सी में चीड़ के छिल्ले पिरोए हुए हैं, फिर उस रस्सी को अपने सर के ऊपर घुमाया जाता है गोल गोल करके, उसको कहते हैं हम भैलो खेलना। ठीक, भैलो खेलना दिवाली के दिन होता है जौनसार समाज में, भैलो खेलना। समझ में आपको? ठीक, और इसी के साथ लोग बच्चे लोग और लड़के लोग कर्तव्य वगैरह भी करते हैं, कुछ नए नए तरीके से उसको घुमाते भी हैं। ठीक है, आग के ऊपर लांगते भी हैं। ठीक, और पत्तेबाजी नृत्य की मैंने बात की। पत्तेबाजी जो नृत्य है वो कुछ एक रोमांचकारी जैसा नृत्य है। जैसे आग, दोनों हाथों में आग लेके उसको घुमाया जाता है, बहुत उसको एक कलाकार व्यक्ति ही कर सकता है। जैसे दो हाथों में डंडे लेके उसको तरीके से घुमाया जाता है, आग को भी आगे पीछे चारों कंधे के आगे पीछे से उसको निकाला जाता है, उसको एक पत्तेबाजी नृत्य कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा पंचाई या दशहरा। देखिए पंचाई या दशहरा, ये दशहरे को पंचाई कहते हैं जौनसार समाज के लोग, और ये पांडव का त्योहार भी मानते हैं। पंचाई या दशहरा को जौनसारी लोग पांडव का त्योहार मानते हैं। और इसमें होता क्या है, देखिए दशहरे के कुछ दिन पहले पंचाई का मेला लगता है। ठीक, पंचाई का मेला लगता है, बस इसमें कुछ और अन्य होता नहीं है। पंचाई का मेला लगता है जिसमें सभी लोग अपने पारंपरिक वेशभूषा में जाते हैं और नृत्य गीत संगीत करते हैं। ठीक, नेक्स्ट है पाइता। पाइता विजयदशमी को कहते हैं लोग। ठीक, जब पाइता होता है तो अलग अलग स्थानों में अलग अलग रूपों से इसको बनाया जाता है पाइता को। कहीं महासु देवता की डोली निकाली जाती है, तो कहीं किसी विशेष देवताओं की पूजा करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में भी अलग अलग होता है पाइता, जिसको हम विजयदशमी को मनाया जाता है पाइता उत्सव। ठीक है, नृत्य गीत संगीत होता है इसमें भी। नेक्स्ट है नुड़ाई पर्व, महत्वपूर्ण है। नुड़ाई पर्व का संबंध जौनसार समाज से है। अब नुड़ाई पर्व क्या है, एक बार इसको समझ लीजिए बहुत ध्यान से। नुड़ाई पर्व देखिए भेड़ बकरियों के पालन से संबंधित एक पर्व है जिसको हमने नुड़ाई पर्व कहा। नुड़ाई का अगर हम अर्थ समझेंगे तो नुड़ाई का जो अर्थ होता है नूण, हमारी पहाड़ी भाषा में कहते हैं नूण, नुड़ाई लवड़। ठीक, लवड़ का अर्थ नमक। ठीक, नुड़ाई का अर्थ
लवड़, लवड़ का अर्थ नमक। तो नुणाई पर्व की जो विशेषता है, इस दिन लोग अपने भेड़ बकरियों को विशेष रूप से नमक खिलाते हैं। ठीक, उनको नमक खिलाते हैं और साथ ही मीठा रोट, मीठा रोट समझते हैं आप, मीठी पूरी, मीठी पूरी बनाकर ये अपने जानवरों के देवता सिरगुल देवता होते हैं, सिरगुल देवता को चढ़ाते हैं ये रोट, और प्रसाद के रूप में भी बांटते हैं। ठीक, नुणाई पर्व का जो विशेष है, अब ये अपने भेड़ बकरियों को उस दिन नमक खिलाते हैं और साथ ही उस दिन भेड़ भेड़ बकरियों के उस बाल भी काट दिए जाते हैं, उनसे ऊन निकालना शुरू कर दिया जाता है। ठीक, व्यवसायी लोग अधिक करते हैं। लेकिन अब ये देखिए नुणाई पर्व अब विलुप्ति की कगार में है, लोग पलायन कर गए हैं, देहरादून के जो मुख्य क्षेत्रों में वहां बस गए हैं। अब भेड़ पालकों की संख्या भी कम हो गई, अब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। लेकिन जहां भी भेड़ पाल रहे हैं कुछ मात्रा में, वहां बनना है, वहां मनाया जाता है नुणाई का पर्व। नेक्स्ट जो पर्व हमारा किमोद पर्व। अब किमोद कैसा पर्व है, एक बार इसको समझ लीजिए। सबसे पहले जो किमोद शब्द बना हुआ है, किमोद एक कीम शब्द से बना हुआ है। कीम जो कि एक शक्तिदायक पेय पदार्थ होता है। ठीक, एक मदिरा टाइप की पदार्थ है किमोद। अब किमोद बनाने के लिए क्षेत्र के लोग जंगल में जाते हैं, जंगल में जाके वहाँ की विशेष प्राकृतिक वनस्पति, जड़ी बूटी प्रकार की वनस्पति को लेकर आते हैं, फिर एक विशेष विधि से एक पेय पदार्थ बनाते हैं जौनसार बाबर के लोग, जिसको हम कहते हैं किमोद। उस पेय पदार्थ बनाने के उपलक्ष्य में किमोद पर्व बनाया जाता है। ठीक, मतलब कीम पदार्थ जो कि एक शक्तिदायक पेय पदार्थ है, उसको बनाने की प्रक्रिया, उसके बनाने के उपलक्ष्य में किमोद पर्व को बनाया जाता है। ठीक, उसको पीते हैं, उस मदिरा को पीते हैं, आनंद करते हैं, मनोरंजन करते हैं, नृत्य गीत करते हैं। ठीक, अब जनजाति क्षेत्र के लिए मदिरा उनके जीवन का एक अभिन्न अंग होता है। ठीक, और ये मदिरा केवल मदिरा के रूप में ही नहीं लेते हैं, केवल नशा के लिए नहीं, इनके जीवन का एक प्रमुख अंग भी मानते हैं, औषधि के रूप में लेते हैं। ठीक है, किमोद पर्व, जहां हमने बगवाल पढ़ा था, जब हम दियाई समझते थे, वहां भी ये मदिरा की बहुत विशेष भूमिका होती है। भिरुड़ी के दिन एक तरफ अगर अखरोट बांटते हैं तो एक तरफ मदिरा भी बढ़ती है, घरों से एकत्रित की जाती है मदिरा भी। ठीक, नेक्स्ट है माघ या मरोज पर्व। माघ या मरोज पर्व, माघ के महीने में जौनसार समाज के लोग, इनका जो माघ का महीना बहुत आनंद प्रिय होता है, बहुत मनोरंजन करते हैं इस समय। ठीक है, ठंडा का समय भी होता है इस समय। तो माघ पर्व क्या है, इसको एक बार समझ लीजिए, जिसको हम मरोज पर्व भी कहते हैं। माघ के महीने में एक बलि देने की भी प्रथा है इस क्षेत्र में। प्रत्येक घर में उस समय में बकरे काटे जाते हैं मांस के लिए। ठीक, अब मांस के लिए बकरे काटे जाते हैं प्रत्येक घर में, क्योंकि माघ पर्व की शुरुआत, मरोज पर्व की शुरुआत ही इससे होती है। फिर उस मांस को ये बनाते हैं, अपने मेहमानों को बुलाते हैं, उनको भोजन कराया जाता है। जो लड़कियां, विवाहित लड़कियां अपने ससुराल में, उनको बुलाया जाता है, उनको विशेष तौर पर उनका बांटा, एक शब्द समझेंगे हम बांटा, मतलब कि जो भी हमारा पकवान है उसका कुछ हिस्सा उसके ससुराल में ही पहुंचा दिया जाता है। ठीक, मरोज पर्व देखिए समझ में आया आपको। मरोज पर्व माघ के महीने में बनाए जाने वाला एक पर्व है, जो कि काफी एक महीने तक बनता है। इसमें लोग एक विशेष अच्छा भोजन करने की इनकी परंपरा है, और रात्रि काल के समय ये सभी लोग एक साथ इकट्ठा होकर नृत्य गीत संगीत करते हैं। मनोरंजन वाला है, आनंद प्रिय लोग होते हैं जौनसार बाबर के लोग। ठीक, नेक्स्ट है विश्व पर्व। विश्व पर्व जौनसार बाबर क्षेत्र का सबसे बड़ा पर्व है। विश्व बैसाखी के समय एक मेला लगता है। ठीक है, बहुत सैकड़ों संख्या, हजारों की संख्या में लोग एक जगह एकत्रित होते हैं। मेला जो कि मेला लगता है, उसमें भी लोग अपने पारंपरिक वेशभूषा पहनकर उपस्थित होते हैं। ठीक, और पुरुष लोगों के हाथ में जैसे पांडवकालीन हथियार, तलवार के रूप में लंबी लंबी लकड़ियां, ठीक इस प्रकार से ये, और धनुष बाण, धनुष तीर वगैरह होते हैं, चलाते भी हैं। उसके लिए धनुष जो तीर चलाते हैं उनके लिए एक विशेष वेशभूषा पहनकर जाते हैं, ताकि उसको लगे ना, पैर से नीचे मारी जाती थी, कुछ इस प्रकार का विश्व पर्व में। ठीक है, विश्व पर्व में पांडवकालीन संस्कृति देखने को मिलती है, मेला लगता है। ठीक, जन्माष्टमी को ये अठोई के रूप में बनाते हैं, जो सारी जनजाति जन्माष्टमी को अठोई के रूप में बनाती है। नेक्स्ट है मोड़ मेला। मोड़ मेले को समझिए। मोड़ मेला वैसे कई प्रकार के होते हैं, अलग अलग स्थानों में अलग अलग तरीके से बनाया जाता है, और कई प्रकार से भी होते हैं। लेकिन यहाँ हम दो प्रकार के मोड़ मेले को देखेंगे। पहला जो मेला है मछमोड़ मेला, ठीक, मछमोड़ मेला, और दूसरा प्रकार का हमारा जत्रियाड़ो मोड़ मेला। ठीक,
दो प्रकार के मेले हैं। पहले को समझते हैं मछमोड़ मेला। देखिए मछमोड़ मेले में एक मछली पकड़ने की परंपरा है, जिसमें गांव के सामूहिक तरीके से लोग एकत्र होकर नदी में जाकर एक मछलियों को पकड़ते हैं। वहां पर को मछली को पकड़ने के लिए भी एक पाउडर का यूज किया जाता है, जिसको हम टिमरू कहते हैं। टिमरू, उस पाउडर को अगर मछली के ऊपर डाल दिया जाता है तो मछली बेहोश हो जाती है। फिर सभी लोग, गांव के सभी लोग सामूहिक रूप से मछली पकड़ने के लिए उस नदी में चले जाते हैं और खूब ज्यादा मात्रा में वहां से मछली निकाली जाती है। और इस मछमोड़ मेले में महिलाएं भाग नहीं लेते, केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। उस नदी में जो अलगाड़ नदी है, उसमें करीब 3 किलोमीटर के दायरे में यह मछली पकड़ने का मोड़ मेले का आयोजन होता है। नेक्स्ट है हमारा जत्रियाड़ो मोड़। अब ये मोड़ मेला है वाला जत्रियाड़ो मोड़, यह कई खत्तों को मिला के बनाया जाता है। एक व्यापक स्तर, एक बड़े स्तर पर बनाया जाता है इसको, ठीक है। और इसमें हथियार, गाजे बाजे के साथ नृत्य, गीत, संगीत करके बनाया जाने वाला एक मोड़ मेला है। और इसमें यह कई वर्षों के अंतराल में बनाया जाता है, 25, 26, ठीक है। बहुत लंबे अंतराल के बाद यह मेला बनाया जाता है, जत्रियो मोड़। अब इनके हम जौनसारी जनजाति के प्रमुख नृत्यों को समझेंगे, ठीक है। नृत्य को समझते हैं। प्रमुख नृत्य हारुल। हारुल जौनसारी जनजाति का एक प्रमुख नृत्य है, ठीक। और हारुल नृत्य को अभी समझते हैं। और आगे पत्तेबाजी नृत्य। पत्तेबाजी नृत्य और पत्तेबाजी नृत्य मैंने आपको बताया था कि वो लकड़ी में आगे पीछे घुमाए जाने वाला, या तो भी किसी लंबे डंडी में दोनों ओर से आग जला के उसको तरह तरह से कर्तव्य दिखाने वाला, इस प्रकार के जो नृत्य है उनको हम पत्तेबाजी नृत्य कहते हैं। तांदी। तांदी नृत्य एक समूह में किया जाने वाले नृत्य है। तांदी सामूहिक तौर पर किया जाने वाला नृत्य। छोड़ो नृत्य भी समझेंगे इनको। रासो। जंगबाजी। जंगबाजी जो नृत्य है, जंगबाजी नृत्य देखिए 2 जनों के मध्य करते हैं नृत्य। ऐसा प्रतीत होता है कि जंग कर रहे हैं। एक हाथ में कोई हथियार सामान्य लकड़ी, और हाथ में महिलाएं अगर करती तो एक हाथ में इनके लकड़ी होती है और एक हाथ में रुमाल होता है। एक दूसरे को देख के करते हैं, ठीक। जंगबाजी नृत्य। मरोज। मरोज हो गया अंडे कांडी नृत्य। सराई। पांडव नृत्य। पांडव नृत्य देखिए वही पांडव के समान किया जाने वाला नृत्य, हथियारों के साथ। हाथ में तलवार होगी या तलवार के प्रतीक के रूप में कोई डंडा होगा, ठीक। तो वो हमारा पांडव नृत्य। और रेणारात नृत्य। नेक्स्ट हमारा लोकगीत। जौनसार समाज में हम लोकगीत को समझते हैं। हारुल। देखिए हारुल नृत्य भी है और गीत भी है। हारुल जो गीत है, अगर मैं बात करूं हारुल गीत की, अगर आप हारुल गीत को सुनेंगे तो आप, जो हारुल गीत होता है उसमें ऐतिहासिक तथ्य होते हैं उसमें, ठीक है। जो हारुल गीत होता है उसमें इतिहास होता है। हारुल गीत में अक्सर सुनेंगे तो उसमें या तो महासु देवता का कुछ ना कुछ बताया जाता है, या पांडवों का, या भगवान राम जी का, या किसी राजा रानियों का, ठीक है। उसमें इतिहास होता है हारुल में, ठीक। और इसी हारुल में नृत्य भी किया जाता है, जो कि सामूहिक रूप से किया जाता है। हारुल एक दूसरे के हाथ बहुत मतलब कि एक गोल आकार से ये व्यवस्थित करते हैं। इस नृत्य के लिए सभी सामूहिक रूप से करते हैं, ठीक। एक वृत्ताकार तरीके से बनाते हैं। और जो सबसे किनारे वाले व्यक्ति के हाथ में कोई तलवार वगैरह इस तरीके का हथियार होता है, ठीक। हारुल नृत्य। हारुल नृत्य की विशेषता की, हारुल गीत की विशेषता क्या है, देखिए उनके गीतों में ऐतिहासिक तथ्य होता है, ठीक। नेक्स्ट गीत है हमारा छोड़े। अब छोड़े देखिए, छोड़े एक ऐसा प्रकार का गीत है जिसमें एक व्यक्ति बोल तो उठाता है और बाकी उसका दोहराव करते हैं। समय समय पर व्यक्ति बोल उठाता है और शेष लोग उस गीत का दोहराव करते हैं, ठीक। और तूक समझते हैं आप, गाने का जो अंत में होता है, गाने का जो अंत शब्द होता है उसको भी अन्य लोग दोहराव करते हैं, ठीक। छोड़े को अगर हम समझे तो एक व्यक्ति छोड़े गीत का बोल उठाता है और फिर उसका दोहराव करता है। मांगल गीत सामान्य तौर का गीत हुआ है। और सिलोंगु, केदार छाया गीत, रेणारात गीत, बिरासु गीत और गोलबड़ा गीत, ये इनके प्रमुख गीत हैं, ठीक। याद कर लीजिएगा, आएगा परीक्षा में। हारुल गीत, छोड़ो गीत, मांगल, सिरोलू, केदार छाया, रेणारात, बिरासु और गोलबड़ा गीत, ठीक। अब इनके प्रमुख शब्दावली को देखते हैं हम। जौनसार समाज में प्रमुख शब्दावली। लाडू या साकुली।
लाडू या साकुली। देखिए विषु जब पर्व होता है, विषु पर्व के समय बनाए जाने वाला एक व्यंजन है, एक भोजन है जिसको हमने लाडू या साकुली कहा। चावल के पेस्ट से, चावल द्वारा बनाए गए पापड़ है ये, ठीक है। जब चावल के द्वारा बनाया गया एक पापड़ है। पापड़ मेरे हिसाब से चावल का पेस्ट किया जाता है, किसी थाली में उसको उस पेस्ट को डाल के एक वृत्ताकार रूप दिया जाता है, फिर एक उबलते पानी के ऊपर उसको रख दिया जाता है उल्टा करके, ठीक है। फिर थोड़ी देर के बाद वो पापड़ बनके तैयार आ जाता है, फिर उसको सुखाया जाता है, ठीक। कुछ इस प्रकार से बनाया जाने वाला पापड़ है। और मैंने लिखा नहीं है कुनबा, जौनसारी समाज के लोग परिवार को कुनबा कहते हैं, ठीक। एक शब्दावली और आ रही है बांटा। बांटा है क्या? जौनसार समाज में बांटा, बांटा पैतृक संपत्ति में कन्या का हिस्सा। जैसे कि मैंने बताया था माघ या मरोज पर्व में जब भी घर में कोई तीज त्योहार कार्य होते हैं तो उसमें पकवान का एक पकवान जो भी हम बनाते हैं उसमें एक बहनों का या तो फिर माता पिता की लड़की का हिस्सा होता है जो कि वो अपने ससुराल में होती है शादी के बाद, ठीक है। उनका भी एक हिस्सा होता है, जैसे घर में कोई कार्यक्रम हुआ तो उनके हिस्से का उनको ही पूजा पहुंचा दिया जाता है, जिसको हम बांटा कहते हैं, ठीक। पैतृक संपत्ति में कन्या का हिस्सा, कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसमें अपनी पुत्री का भी हिस्सा दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं बांटा, ठीक। नेक्स्ट है वाजिब उल अर्ज और दस्तूर उल अमल, ठीक है। समझिए इस चीज को, वाजिब उल अर्ज और दस्तूर उल अमल है क्या ये? जौनसार बाबर क्षेत्र में प्रचलित नियमों का एक संग्रह है पहले का, ठीक। जौनसार बाबर क्षेत्र में नियमों का एक प्रचलित संग्रह है। आर रॉस ने इसको बनाया था, जिसमें जौनसार बाबर क्षेत्र के लिए नियमों का प्रचलित किया था। थोड़ा कुप्रथाएं भी शामिल थी इसमें, ठीक। नेक्स्ट है प्रमुख व्यक्तित्व। अब एक बार जौनसार समाज के प्रमुख व्यक्तित्व को भी समझ लेंगे। वीर केसरी चंद्र जी। वीर केसरी चंद्र का जन्म 1920 में चक्राता देहरादून में हुआ था। ये सुभाष चंद्र बोस की सेना में थे। 3 मई 1945 इनको फांसी में चढ़ा दिया गया और इन्हीं के कारण देहरादून के जौनसार बाबर क्षेत्र चौथी थाल में 3 मई को वहाँ शहीद दिवस, ये वीर केसरी चंद्र के समृद्धि में वहाँ मेला लगता है, वीर केसरी चंद्र मेला जौनसार बाबर क्षेत्र में चौथी थाल में, ठीक। नेक्स्ट है केदार सिंह। केदार सिंह जौनसार समाज के प्रथम समाज सेवी। पंडित शिवराम जी जौनसार समाज के प्रथम कवि हैं। रतन सिंह जौनसारी आधुनिक कवि हैं और एक इतिहासकार भी हैं, ठीक। नंदलाल भारती जौनसार समाज के संगीतज्ञ हैं। गुलाब सिंह राजनीतिक जागरूकता के जनक है और साथ ही देविका चौहान जो कि महिला जागृति और समाज सेवा से इनका संबंध है, देविका चौहान से। अब एक बार हम जौनसारी जनजाति की वेशभूषा को समझ लेंगे। देखिए वेशभूषा उनके कैसा पहनावा है। देखिए पुरुष लोग खास तौर पर पैजामा जिसको झगोली भी कहते हैं, और ऊपर से कुर्ता या कोट पहनते हैं और एक टोपी पहना करते हैं। और महिलाएं एक घाघरा पहनती है, ऊपर से एक कुर्ती पहनते हैं जिसको झग्गा कहते हैं। अब जो ये वस्त्र हैं जाड़ों में ऊनी हो जाते हैं और गर्मियों में सूती वस्त्र, ठीक। और इसके बाद जो पुरुषों की जो टोपी होती है, टोपी को डिगुबा कहा जाता है, ठीक। और महिलाओं के जो सिर में रुमाल बांधा जाता है, कपड़ा बांधा जाता है महिलाओं का, जो उसको डांट कहते हैं, ठीक। जो महिलाओं का वस्त्र है लहंगा जिसको हम घाघरा कह रहे हैं, वो सामान्य होता है, उसमें कोई डिजाइन नहीं होता। जैसे हमने थारू जनजाति के जो लहंगा थे, थारू जनजाति के जो घाघरे हैं उसमें सितारे कढ़ाई डिजाइन ऐसा नहीं, वो रानियों के समान लहंगा था उनका। लेकिन जौनसार समाज का जो घाघरा है वो सिंपल होता है, प्लेन कपड़ा होता है, एक ही कलर का होता है, ठीक। ऐसे डिजाइन नहीं होते हैं, सिंपल, बहुत सुंदर लगते हैं वो, ठीक। घाघरा और ऊपर से कुर्ती झगा कहते हैं, ठीक। ये था महिलाओं का वेशभूषा। और नेक्स्ट है भाषा। जौनसारी जनजाति की हम भाषा समझेंगे एक बार। देखिए मैंने लिखा हुआ है जौनसार क्षेत्र में जो जौनसार क्षेत्र है वहाँ जौनसारी भाषा, बाउरी क्षेत्र में बाउरी भाषा और देवधार क्षेत्र में देवधारी भाषा बोली जाती है। और जो हिमाचल प्रदेश से लगे क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में हिमाचली भाषा भी बोली जाती है,
ठीक। जौनसार बाबर जो जौनसारी जनजाति की जो भाषाएं हैं, जौनसारी भाषा, भावरी भाषा, देवधारी भाषा और हिमाचली भाषा। जो देवधारी क्षेत्र देख रही हैं, किसी जंगल, किसी जमाने में ये वनों के लिए बहुत प्रसिद्ध हुआ करता था। जंगल बहुत अधिक थे। जिस समय अंग्रेजों का शासन था तो अंग्रेजों की निगाहें इसी क्षेत्र में पड़ी हुई थी। यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी के सहारे से लकड़ियों को ले जाया करते थे बहुत अधिक मात्रा में। जो आगे चलकर 1930 में 1930 को तिलाड़ी कांड वन आंदोलन से संबंधित कुछ इस प्रकार की जो घटना हुई थी, वो इसी का कारण था। देखिए, वनों का बहुत अधिक मात्रा में कटाई हो रही थी इस क्षेत्र में। उसके बाद फिर वन निरीक्षकों को बुलाया गया, उन्होंने फिर किसानों की भूमि को भी वन में भी शामिल कर दिया, तिलाड़ी कांड हुआ। यह क्षेत्र देवदार इमारती लकड़ियों के लिए बहुत फेमस था, देवदारी क्षेत्र। ठीक। जौनसारी जनजाति की संस्कृति की हम बात करते हैं। जौनसारी जनजाति की संस्कृति बहुत अच्छी है, देश में सबसे विशिष्ट है। अब इनका हम एक समाज को देखेंगे। जौनसार समाज का जो निचला है, निचला तबका वर्ग है, जो तृतीय श्रेणी का जो है, इनकी स्थिति बहुत नाजुक है। इस क्षेत्र में एक जगह तो हमने कहा कि संस्कृति के लिए हमको बहुत गर्व है, वहीं दूसरी ओर इनके समाज जो निचला वर्ग है, इनके समाज बहुत बदुआ मजदूरी जिसको हम कह रहे हैं, ये बहुत बड़ा अभिशाप जैसा है समाज के लिए। आर्य समिति ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि दुनिया का कोई भी मानवता का अगर सबसे बड़ा अत्याचार और क्रूरता हुई तो इस क्षेत्र में हुई है। जो बदुआ मजदूरी अधिनियम पारित किया गया 1976 में, तो इस क्षेत्र में जौनसार और क्षेत्र, टिहरी और उत्तरकाशी में करीब 20,000 बंधुआ मजदूरों को चिन्हित किया गया था। लेकिन फिर भी अभी भी यहाँ की स्थिति अच्छी नहीं है। कोल्टा हिमालय से जुलसते लोग, वहाँ जो पिछड़ा वर्ग है उसकी बहुत बुरी स्थिति, बहुत दयनीय स्थिति है। आज भी बहुत समाज के दो वर्ग हो रखे हैं साफ सीधे अगर हम समझे तो, एक पिछड़ा तबका वर्ग और एक प्रथम वर्ग। ठीक। परंतु संस्कृति इनकी बहुत विशिष्ट है संस्कृति, और जौनसारी जनजाति ने अपनी संस्कृति को आज भी बहुत सजोया हुआ है। ठीक। और अगर हम जौनसारी जनजाति ने उत्तराखंड की 500 जनजाति में भी बहुत अच्छी तरीके से एक लोक पंचायत का गठन किया हुआ है। लोक पंचायत के माध्यम से इन्होंने काफी हद तक इन्होंने अपनी संस्कृति को संरक्षण किया हुआ है। और इनके जो प्रशासनिक सेवाओं में जो अधिकारी हैं, इनका निरंतर प्रयास है कि जौनसारी जनजाति की संस्कृति को यथावत बचाए रखें। अभी हाल ही में एक जब पिछले 2019 का जो कार्यक्रम था इनका, इगास दिवाली का एक कार्यक्रम था, इगास कार्यक्रम, उसमें अनिल बलौली और संबंधित सभी जौनसारी प्रशासनिक अधिकारियों का बहुत अधिक सहयोग से इगास बगवाल को बनाने के लिए जो बाहर जॉब कर रहे हैं, उनको सभी को अपने उत्तराखंड जौनसार बाबर क्षेत्र में आकर इगास बगवाल बनाने की अपील की गई थी बहुत अधिक मात्रा में। ठीक है। और निरंतर जो लोक पंचायत बनाई है इन्होंने अपनी संस्कृति को बचाने की, जो लोक पंचायत का गठन किया है, काफी हद तक ये सफल भी हो रहे हैं। ऐसे उत्तराखंड की सभी जनजातियों ने ऐसा करना चाहिए। ठीक है। जौनसारी जनजाति ने अभी बहुत अच्छा कार्य किया हुआ है, अभी भी वहाँ की संस्कृति बहुत आज भी वहाँ की झलक मिलती है। और दूसरी ओर को ये पलायन भी करते जा रहे हैं। जो जौनसार बाबर का जो पर्वतीय क्षेत्र, ये लोग आकर मुख्यतः देहरादून के मैदानी क्षेत्रों में निवास करने लगे हैं। पलायन अधिक मात्रा में होने लगा है, वहाँ उनके गांव खाली होने लगे। गांव खाली होना मतलब इनकी संस्कृति भी अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। ठीक है। खास तौर पर जब हम नृत्य को देखते हैं, हारू नृत्य देखते हैं, तो वहाँ जो आधुनिक लोग हैं उनका कोई वेशभूषा नहीं होती, वो पुराने ही लोग की वेशभूषा है। ठीक है। लेकिन अब लोक पंचायत समिति का लगातार प्रयास है कि अब अपनी संस्कृति को बहुत अच्छी तरीके से जीवित रखें। ठीक है। ये हो गया हमारा जौनसारी जनजाति के बारे में। इस जौनसारी जनजाति के विषय में हमने अपनी जौनसारी जनजाति की संस्कृति को समझा, पूरा संस्कृति का परिचय कराया मैंने आपको। ठीक है। और आप इन चीजों को लिख लीजिएगा। मैंने थोड़ा कहीं पर मैंने शॉर्ट कोडिंग तरीके से लिखा हुआ है, परंतु आप लिख लीजिएगा। वास्तव में नोट्स बनाने का तरीका भी यही होता है। ठीक। कम शब्दों में बहुत कुछ अधिक जान लेना। ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे आप बोक्सा। आने वाली जो वीडियो होगी वो बोक्सा जनजाति की होगी। ठीक। थैंक यू।